इस भारत पर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है। ये जो भारत पर ब्राह्मण आए, भारत में ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने अपने देश से कोई अपनी सर पर जमीन लाद कर नहीं लाए। वो इस देश पर आए तो हमारे बाप दादाओं का कत्लेआम किया, और कत्लेआम करने के बाद उसने हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को छीना है, उस पर कब्जा, नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसलिए मैं देश में आज की तारीख में कहता हूं, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है। साथियों, अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, और ये बातें एक इतिहास है। ये बातें जो आपने सुनी ये इतिहास है, और इतिहास और कहानी में क्या अंतर है। साथियों, यहाँ पर कोई भी बात आपको कहानी के तौर पर नहीं सुनाई गई, बल्कि ये आपका इतिहास है। और इतिहास क्या होता है और कहानी क्या होती है, ये दो बातें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहानी क्या होती है साथियों? कहानी काल्पनिक होती है, जो कल्पना पर आधारित होती है, जो कोई उसमें कहानी में लिख कर भी दे देता है कि इसका किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है। तो ये कहानी है, ये कल्पना की गई। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास क्या है साथियों? अगर इतिहास को परिभाषित करना हो तो इतिहास को परिभाषित करते हुए मैं कहता हूं कि भूतकाल में घटित हुई घटना ही इतिहास है। भूतकाल में घटित हुई घटना ही इतिहास है, और भूतकाल में जो घटित हुई घटना है वो इतिहास है, और उस इतिहास से हमें सबक लेनी पड़ती है। अगर उस इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो हमें वो इतिहास सबक सिखा देगी। साथियों, इतिहास को और ज्यादा आप लोग जो है कि सरल भाषा में समझ सकें, तो इतिहास को बहुत ही सरलतम भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारा कोई अनपढ़ भी इस बात को समझना चाहे इतिहास क्या है, तो उन्हें इतिहास समझ में आ जाएगा। साथियों, इतिहास विरासत है, इतिहास विरासत है, इतिहास पूंजी है। तो इतिहास विरासत है साथियों, तो इतिहास विरासत है। इस संदर्भ में कहता हूं कि साथियों, अगर मान लो कि बाबा ने किसी प्रकार की कोई विरासत बनाई, कोई प्रॉपर्टी बनाई, बाबा ने किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बनाई, और बाबा ने उस प्रॉपर्टी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। बाबा ने उस प्रॉपर्टी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। अब पिताजी को नहीं मालूम है, इसलिए हमें भी नहीं मालूम है। और बाबा इस दुनिया से चले गए, बाबा इस दुनिया से चले गए, और उस प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर लिया। उस प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा करके बैठा हुआ है। और किसी दिन बाबा के एक मित्र हमारे पास आए, और बाबा के मित्र ने कहा, वो जो सामने वाला प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बाबा की है। तो उनको हम कहते हैं, बाबा ने तो कभी बताया ही नहीं। अगर बाबा ने बताया होता, पिताजी को मालूम होता, तो हमें भी मालूम होता। पिताजी को भी नहीं मालूम है, और पिताजी को भी नहीं मालूम है, तो ये विरासत मेरी कैसे है? नहीं, ये तुम्हारे बाबा की विरासत है, तुम्हारे बाबा की प्रॉपर्टी है। तो जब वो हमें ये बात कहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसकी खोजबीन शुरू करते हैं। उसकी खोजबीन शुरू करते हैं, क्या वास्तव में ये जो सामने प्रॉपर्टी है जिसपे किसी और ने कब्जा करके बैठा हुआ है, वो वास्तव में मेरे बाबा की है क्या? तो जब उसका खोजबीन करना शुरू करते हैं, उसके कागजात निकालते हैं। अभी सब कुछ ऑनलाइन है, तो कागजात जब निकालते हैं तो कागजात में क्या मिलता है? हाँ, कागज में तो ये खसरा संख्या, ये खाता संख्या, ये घाटा संख्या मेरे बाबा के नाम पर है। जब मेरे बाबा के नाम पर है तो वो जब सारा कागज मिल जाता है तो कागज लेने के बाद क्या करते हैं? जो कब्जा करके बैठा हुआ है उसे जाकर प्यार से कहते हैं, भाई साहब, ये मेरे बाबा की प्रॉपर्टी है, मेरे बाबा की विरासत है, इसलिए मेरी है, इसे छोड़ दो। तो जो कब्जा करके बैठा हुआ है, कब्जा किया हुआ आदमी इतनी आसानी से वो विरासत छोड़ने वाला नहीं है। वो विरासत छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो लाठी डंडे निकाल लेगा। आपकी पिटाई करने के लिए लाठी डंडे निकाल लेगा, क्योंकि वो कब्जा, नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है, इसलिए वो लाठी डंडे निकाल लेगा। और लाठी डंडे निकाल लेगा तो वो आपसे लड़ने के लिए आएगा। आपसे लड़ने के लिए आएगा तो फिर मामला कहां जाएगा? मामला पहुंच जाएगा थाने में। मामला थाने में पहुंचेगा तो फिर मामला कहां पहुंच जाएगा? मामला पहुंच जाएगा कोर्ट में। जब कोर्ट में पहुंच जाएगा, और कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती रहेगी, कोर्ट में भी तारीख पे तारीख लगती रहेगी, और आप अपने सबूत पेश करते रहेंगे, आप अपने सबूत पेश करते रहेंगे। इस प्रकार से 10 साल, 20 साल, 25 साल बीतेगा। 10 साल, 20 साल, 25 साल बीतेगा। आप सोचेंगे इससे मार करने की बजाय हम कोर्ट से, क्योंकि सारे सबूत मेरे पक्ष में है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़कर हम जो है ये अपना जो हमारी विरासत है उस विरासत को हासिल करेंगे। तो साथियों, आप लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर करते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद 10-20 साल बीतता है, और 10-20 साल बीतने के बाद सारे सबूत आपके पास में है, और सारे सबूत जब आप कोर्ट में पेश करते हैं तो उसके आधार पर क्या होता है?
फिर वो कब्जा उनसे हटवाया जाता है और आपके बाबा की जो विरासत है, आपके बाबा की विरासत आपको सौंपी जाती है। होता है ना। तो साथियों, ये जो इतिहास क्या है, इसी प्रकार से भारत की जो पूरे भूभाग है, जो भारत इतना बड़ा है, इस भारत पे क्या है, इस भारत पर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है। ये जो भारत पर ब्राह्मण आए, भारत में ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मणों ने अपने देश से कोई अपनी सर पर जमीन लाद कर नहीं लाए। वो इस देश पर आए तो हमारे बाप दादाओं का कत्लेआम किया, और कत्लेआम करने के बाद उसने हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को छीना है, उस पर कब्जा, नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसलिए मैं देश में आज की तारीख में कहता हूं, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं साथियों, ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है। मैं इस बात को कह रहा हूं तो अगर किसी ब्राह्मण जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने साउंड लगाकर बोलना पड़ेगा, माइक पर बोलना पड़ेगा कि ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है, तो उसके सामने भी कहूंगा ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है। हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी नहीं है। ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है, इसके सबूत है हमारे पास में। और ब्राह्मण चोर डकैत लुटेरे हैं, इसके भी सबूत हमारे पास है। वो चोर डकैत लुटेरे हैं ब्राह्मण, मैं इस बात को कह रहा हूं तो साथियों, ब्राह्मण चोर डकैत लुटेरे हैं, इसके सबूत के तौर पर आपको समझाता हूं कि ब्राह्मण चोर डकैत लुटेरे कैसे हैं। तो ब्राह्मण चोर डकैत लुटेरे हैं साथियों। इस दुनिया में सबसे बड़ा संघ अगर किसी ने बनाया तो महामानव ने बनाया। सबसे बड़ा संघ दुनिया में किसी ने बनाया तो महामानव ने बनाया। और उस संघ को आज चोरी किसने किया? आज उस संघ को चोरी किया तो 1925 में अपने आप को संघ परिवार कहने लगे। हमारे संघ को चोरी करके, हमारे शब्द को चोरी करके संघ परिवार कहने लगे। और दूसरे चोरी क्या किया? दूसरे नंबर का जो महामानव ने कहा कि ए भिक्षुगण जाओ भिक्षा पात्र लेकर, जो संघ बनाया था उस संघ में जो लोग शामिल थे, तो संघ में शामिल लोगों को उन्होंने कहा ए भिक्षुगण ये भिक्षा पात्र लेकर, और उनको उपदेश देते हुए जो प्रथम उपदेश दिया, वो उपदेश देते हुए क्या कहा कि चरद विक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानु हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। ये भिक्षुगण, ये जो भिक्षा पात्र है, इस भिक्षा पात्र में क्या लेना है? इस भिक्षा पात्र में पका हुआ भोजन लेना है। जितने से पेट भर जाए उतना ही लेना है। और पेट भर जाने के बाद समाज के अंदर जाकर के प्रचार प्रसार करना, जिससे बहुत से लोगों का जीवन कल्याणकारी हो, बहुत से लोगों का जीवन सुखमय हो, और जो अभी इस दुनिया में आया है उसका जीवन कल्याणकारी हो, जो अपनी जवानी में है उसका भी जीवन कल्याणकारी हो, जो अपनी अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में पहुंच गया उसका भी जीवन कल्याणकारी हो। ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करो साथियों। जो भिक्षा पात्र दिया गया भिक्षुओं को, उस भिक्षा पात्र में वो पका हुआ भोजन लेते थे, लेकिन हमारे पुरखों को उसको चोरी करके क्या किया? ब्राह्मणों ने अपने साधुओं को क्या थमा दिया? अपने साधुओं को जाओ कच्चा भोजन लो, गेहूं लो, चावल लो, दाल नून तेल मसाला लो, सारा लेकर के स्टॉक करो। तो साथियों, दूसरे नंबर का काम किया। तीसरे नंबर का क्या किया? जो हमारे लोगों का ड्रेस कोड था, जो हमारा जो कि भगवा कलर था, उस भगवा कलर को क्या किया? उस भगवा कलर को चोरी करके अपने साधुओं को थमा दिया, ये लो जाओ। तो साथियों, जो सब कुछ भी था हमारा, वो सारा का सारा ब्राह्मणों ने चोरी किया। आज ब्राह्मण इस देश पे राज कर रहे हैं, तो ब्राह्मण इस देश पर हमारे पुरखों का सारा चोरी करके कर रहे हैं। हमारा सारा का सारा चोरी करके और हमारे पुरखों का कत्लेआम करके कर रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये इतिहास हमारा है। और अगर ये इतिहास है तो ये इतिहास में क्या मिलता है? इतिहास में ब्राह्मणों ने जिन लोगों ने चोर डकैत लुटेरी की और इस देश में क्रिमिनल कमेटी बने, उन लोगों ने हमारे लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया। हमारे लोगों को, अभी मल्लाहों की बस्ती में चले जाओ, भरों की बस्ती में चले जाओ, तो साथियों अगर इस जिले के अंदर किसी प्रकार की कोई बात हो जाए तो किसी मल्लाह के लड़के को उठा लाएंगे, किसी राजभर के लड़के को उठा लाएंगे, किसी अहिर के लड़के को उठा लाएंगे और उसको ले जाकर के फर्जी केस ठोक देंगे, उसके ऊपर उठा करके फर्जी केस ठोक देंगे। ऐसे सैकड़ों फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, सैकड़ों। तो साथियों, इस प्रकार से मैं इनको जो क्रिमिनल कमेटी कह रहा हूं, साथियों इस देश के अंदर इतना सब कुछ हमारे साथ में हुआ है, इतना सब कुछ हमारे साथ में हुआ है। और इस देश के अंदर जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, तो भारतीय संविधान लागू होने पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये मेरे समाज के बच्चों, पढ़ने के लिए स्कूल जाओ, पढ़ने के लिए स्कूल जाओ। ब्राह्मण का बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके बाप को फीस देनी पड़ती है। आप पढ़ने के लिए जाओ, आपके माँ बाप को कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, बल्कि पढ़ने जाओगे तो भारत सरकार द्वारा इनाम दिलाऊंगा। और भारत सरकार के द्वारा इनाम के तौर पर क्या दिया? वजीफा दिया, स्कॉलरशिप दिया। भारत सरकार के द्वारा जो है कि स्कॉलरशिप दिया, आज खत्म हो गया, अलग मामला है, लेकिन ये दिया गया। और साथियों, इतना मिलने के बाद क्या कहा गया? इतना मिलने के बाद फिर कहा कि जाओ पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद समाज का प्रतिनिधित्व करना।
समाज का प्रतिनिधित्व करना, समाज का प्रतिनिधित्व करने का क्या मतलब है साथियों? समाज का प्रतिनिधि किसको समझते हैं? समाज का प्रतिनिधि हमारे लोग समझते हैं कि समाज का प्रतिनिधि कौन है? समाज का प्रतिनिधि जो चुनाव लड़कर आता है वही प्रतिनिधि है। जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, सभासद है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, एमपी एमएलए है, ये प्रतिनिधि है। ऐसा हमारे लोगों को समझ में आता है। साथियों, संविधान के अंदर केवल यही प्रतिनिधि नहीं है, संविधान के अंदर 2 प्रतिनिधि दिए गए। संविधान के अंदर जो 2 प्रतिनिधि दिए गए, पहले नंबर का प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि इलेक्टेड है। इलेक्टेड कितने दिनों के लिए है? 5 साल 6 साल के लिए। इलेक्टेड जो है वो 5 साल 6 साल के लिए केवल है, लेकिन जो सिलेक्टेड है वो कितने दिनों के लिए है? जो सिलेक्टेड है साथियों, अगर सिलेक्टेड इस देश के अंदर संविधान की आर्टिकल 15(4), 16(4) के अधिकार, जो मौलिक अधिकार दिए गए, उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कर्मचारी, मतलब कलेक्टर से लेकर चपरासी तक, कलेक्टर से लेकर चपरासी तक, ये जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया, ये मौलिक अधिकार साथियों, अगर 25 साल की उम्र में हमारे समाज का नौजवान, अगर युवक और युवती अगर वो 25 साल की उम्र में नौकरी में आते हैं तो 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे। वो 35 साल के लिए समाज के प्रतिनिधि होंगे, और ये 35 साल के लिए जो समाज के प्रतिनिधि होंगे, ये प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया? ये प्रतिनिधित्व संविधान के अंदर क्यों दिया गया? हमारे लोगों को आज तक ये पता ही नहीं चला, ये प्रतिनिधित्व दिया क्यों गया? साथियों, क्लास 1 से क्लास 4 तक के कर्मचारी क्यों दिए गए? ये इसलिए दिया गया साथियों कि अगर किसी प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में हमारे समाज के मास्टर मास्टराइन नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ब्राह्मण तो चाहते ही नहीं है कि ये पढ़े, ब्राह्मण टीचर तो चाहते ही नहीं कि इनके बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर हमारे समाज का मास्टर मास्टराइन नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अगर इंटर कॉलेज में हमारा प्रवक्ता नहीं होगा, हमारा लेक्चरर नहीं होगा, तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अगर हमारे प्रोफेसर नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? साथियों, अगर थाने के अंदर हमारा सिपाही नहीं होगा, हमारा एसआई नहीं होगा, हमारा इंस्पेक्टर नहीं होगा, तो हमारे एफआईआर कौन लिखेगा? ब्राह्मण तो चाहते हैं इनके साथ न्याय होना ही नहीं चाहिए। साथियों, आज हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। हमारा आदमी थाने के अंदर जाता है तो थाने के अंदर अपना एफआईआर लिखवाने के लिए जाता है, तो हमारे लोगों के एफआईआर नहीं लिखे जाते बल्कि गालियां देकर भगाया जाता है। साथियों, हम लोग इस देश में जो देख रहे हैं, क्योंकि दिन रात यही काम कर रहे हैं, रोज लड़ते भिड़ते रहते हैं प्रशासन से। 1-2 दिन नहीं, रोज भिड़ंत होती रहती है। जो कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों को लेकर रोज भिड़ते रहते हैं। साथियों, आज इस देश के अंदर मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के जो भी लोग हैं, अगर इस देश में एक दिन के लिए अपनी आवाज को बंद कर ले, भारत के लोग मरे मुर्दे की तरह हो जाएंगे। आज उनकी वजह से लोगों की बोली निकलती है। साथियों, ये कोई माने या ना माने, लेकिन आज इस देश के अंदर जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, वो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के, ये नहीं कि केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सभी लोग हैं। ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं रोज। साथियों, अगर हमारा लेखपाल नहीं होगा, कानूनगो नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, नायब तहसीलदार नहीं होगा, उप जिलाधिकारी नहीं होगा, जिलाधिकारी नहीं होगा, पुलिस अधीक्षक नहीं होगा, अगर हमारे कमिश्नर नहीं होंगे, साथियों अगर ये होंगे ही नहीं तो हमारे साथ न्याय कौन करेगा भाई? हमारे सुनेगा कौन? इसलिए संविधान के अंदर ये जो प्रतिनिधित्व दिया गया सिलेक्टेड, ये प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया, मेरे समाज के अधिकारी कर्मचारियों को ये मालूम ही नहीं मैं समाज का प्रतिनिधि हूं। साथियों, ये लड़ते भिड़ते साथियों तमाम जगहों पर हमारे कार्यक्रमों की अनुमति को रद्द किया गया। वो अनुमति रद्द करने के बाद भी मैंने कार्यक्रम करवाए हैं। साथियों, अमेठी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय थे और उस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे थे, और वामन मेश्राम साहब उस कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो आपकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होना था, आपकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होना था, और अमेठी जिले के उप जिलाधिकारी ने अनुमति ही अनुवक्त पे रद्द करके जमा दिया, और सुबह से पूरी फोर्स लगा दी गई कि कार्यक्रम नहीं होगा। इतनी फोर्स लग गई कि हमारे लोग डर के मारे, हमें 12 बजे बताया गया, कार्यक्रम 2 बजे से था, मुझे 12 बजे बताया गया कि सर कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्या बात है? बोले अनुमति रद्द करके दे दी गई है। मैंने कहा कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। साथियों, बगैर खाए पिए पहुंच गया सीधा, जो कि हमने कहा केवल एक आदमी मुझे दे दो ताकि वो कार्यालय दिखाता रहा, मैं निपट लूंगा। साथियों, हमने जाकर के उप जिलाधिकारी कार्यालय में, और उप जिलाधिकारी हमारे समाज की महिला, अब उनको जाकर के जो ही मैंने उनको एक लेटर लिख कर दिया, और वो लेटर पढ़ने के बाद वो हमें कहने लगी कि आप मुझे जो है कि तुम मुझे कानून सिखा रहे हो। मैंने कहा मैडम, आपका नाम देखने के बाद मैं सोचा आप तो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, आप ही जब अन्याय करने पे तुली हुई है तो ब्राह्मण हमारे साथ न्याय करेंगे?
साथियों जब उस महिला के साथ में, तो उन्होंने कहा कि पुलिस आख्या जो दोबारा देगी तो मैं आपको अनुमति दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। हमने कहा आप इस पे रिमार्क करिए, कौन पुलिस वाला नहीं देगा मैं देख लूंगा। साथियों उस पे उनसे रिमार्क करवा करके सीधा ले जा करके जब मैं सीओ के पास पहुंचा और अकेला सीओ के केबिन में घुस गया, तो सीओ की टेबल पे ले जा करके ऐसे पेपर रखा, सीओ ने कुछ काम कर रहा था। और उसके बाद जब मेरा लेटर देखा, लेटर देखने के बाद वो मुझे कह रहा है कि तुम कानून सिखा रहे हो और तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सीओ को कहा मेरे एटीट्यूड से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, कहा जाओ तुम्हें कार्यक्रम नहीं करने दूंगा। हमने कहा यही लिख कर दे दो, मुझे कार्यक्रम नहीं करने दोगे यही लिख कर दे दो, मैं जा रहा हूं। साथियों वो लास्ट में जब इतना ज्यादा हो गया तो जब कहा नहीं लिख कर दूंगा, जाओ नहीं करने दूंगा। मैंने कहा कि तुम्हारा जो यस्सो है वो यस्सो क्या मजिस्ट्रेट हो गया है? तुम्हारा यस्सो मजिस्ट्रेट है? साथियों जब मैंने उनको ये लेटर दिया दूसरा पढ़ने के लिए, दूसरा लेटर पढ़ते ही सीओ ने कहा बैठ जाइए, तुरंत कुर्सी पर बिठाया। और कुर्सी पर बिठाने के बाद यस्सो को फोन लगाया, अरे तुम लोग क्या पंगा लेते रहते हो, फालतू काम करते हो। साथियों हमें दोबारा से यस्सो के पास भेजा और यस्सो ने जो लिखा वो पढ़कर मुझे सुनाया। तो यस्सो को मैंने कहा कि जो पहले लिखना चाहिए वो अभी पढ़ के सुना रहे हो, पहले क्यों नहीं लिखा? साथियों सीओ ने कहा लो यार जो है कि इस पे लिख दे रहा हूं कि मुझे इस कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है, जाओ कार्यक्रम करो। साथियों उस परिस्थिति में हम लोग लड़ झगड़ करके लड़ भिड़ करके कार्यक्रम करवाते हैं। तो साथियों इस देश के अंदर इसलिए कह रहा हूं कि और दूसरा कोई होता तो कहता भैया अनुमति रद्द करके मिल गई है चलो घर। लेकिन साथियों इस देश के अंदर क्योंकि संविधान की आर्टिकल 19 में हमें यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि अपने संगठन को किसी भी गांव में जाकर के कहीं भी जाकर के अपनी संगठन का प्रचार प्रसार करने का काम। साथियों हरदोई के अंदर गया, हरदोई के अंदर बगैर अनुमति के ही कार्यक्रम करना शुरू किया। मेसराम साहब बोल रहे थे, वहां पर मुस्लिम साथी थे, मुस्लिम साथियों को मैंने कहा कि कोई भी सामने नहीं आएगा, अगर पुलिस आएगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, कुछ भी होगा कोई सामने नहीं आएगा, मैं सामने आऊंगा, टेंशन मत लेना कोई भी। साथियों बगैर अनुमति के कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम शुरू करने पर क्या हुआ, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद खोजना शुरू की आयोजक कौन है। आयोजक के तौर पर मैं सामने आया तो सामने आने के बाद कहा तुम्हें मालूम नहीं धारा 144 लागू है। मैंने कहा धारा 144 लागू है तो मेरा मौलिक अधिकार समाप्त हो गया क्या? तो उसने कहा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हुआ तो तुम्हें अनुमति लेकर करनी चाहिए। मैंने कहा यह गांव का कार्यक्रम है, बगैर अनुमति के करूंगा, बगैर अनुमति के कार्यक्रम करूंगा। बोला तुम्हारे ऊपर जो है कि मुकदमा लिखूंगा। हम कहा जल्दी लिखो। मैं कहा मेरे ऊपर मुकदमा लिखोगे, मेरी तरफ से तो तुम्हारे ऊपर तहरीर है, तुम अपने ऊपर भी मुकदमा लिखकर मुझे कॉपी दो। उसके बाद जब उसके साथ ऐसा होने लगा और उसके बाद जब मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, पिता का नाम बताया, अपना पूरा एड्रेस बताया, थाना बताया और अपने जिले का नाम जब बताया तो मेरे जिले का नाम सुनने के बाद साथियों कहने लगा कि तुम रहने वाले वहां के और हरदोई में कार्यक्रम करा रहे हो। तो मैंने उसको पूछा हरदोई भारत के बाहर है या मेरा जिला जो जौनपुर है वो भारत के बाहर है? मुझे ये बताओ, मेरा जिला जौनपुर भारत के बाहर है या जिस जगह पे मैं कार्यक्रम कर रहा हूं ये भारत के बाहर है? अब यस्सो एकदम सन्न हो गया। ये बात सुनने के बाद यस्सो हंसने लगा तो मैं समझ गया कि अब ये कुछ करने वाला नहीं है। और कार्यक्रम खत्म हुआ साथियों। उसके बाद भी मैं वहां पर बैठा रहा, लोग डर गए थे। मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं यहां बैठा हूं कुछ नहीं होगा किसी को। साथियों लास्ट में कार्यक्रम होने के बाद सारा टेंट वेंट लेकर के लोग अपना गए। जब सारे लोग चले गए तब मैं वहां से निकल कर गया और अकेला वहां बैठा था। तो साथियों इस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ने का काम जो है कि इस देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो आज आदरणीय वामन मेश्राम साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम सभी लोगों को मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है। साथियों ये लड़ाई लड़ने की सभी लोगों को जरूरत है इस देश के अंदर। और इस संदर्भ में मैं कहता हूं कि हमारे महापुरुष ने तो ये कहा कि और उस समय कहा, और वो उस समय 25 साल की उम्र के थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो सिद्धांत दिया तब वो 25 साल की उम्र के थे। 1916 में वो 25 साल की उम्र के थे। और 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से वापस आ रहे थे तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने कहा डॉक्टर अंबेडकर आप उस देश में जाकर क्या करेंगे जिस देश में आपके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया जाएगा। मतलब ब्राह्मण के बर्तन में कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, सुअर खाए, उसको धो माच के पंडिताइन घर के अंदर करेगी, लेकिन आपके हाथों छू जाएगा तो घर के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे देश में जाकर क्या करेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय सिद्धांत दिया कि जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का उद्धार करना मेरा मुख्य कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने देश वापस जा रहा हूं। मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी इस पर अमल किया और पूरी जिंदगी अमल करते हुए इस समाज का उद्धार किया। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों का उद्धार किया और उद्धार किया
साथियों, आज की तारीख में इसलिए मैं इस 85% मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को समझाता रहता हूं और इनको कहता हूं कि साथियों, इस देश के अंदर जो सिद्धांत महापुरुषों ने दी कि जिस समाज में पैदा हुए उस समाज का उद्धार करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो साथियों, इस देश के अंदर कोई भी एक बात कहे, 85% मूल्यवासी बहुजन समाज के कोई भी महिला पुरुष ये बात कहे कि आप कितना भी समझा लो लेकिन इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा, तो मैं उनको कहता हूं कि आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। कोई कहे मैं शामिल नहीं होना चाहता, मेरी इच्छा ही नहीं है, तो उनको कहता हूं आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको इस लड़ाई में शामिल ही होना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे जबरदस्ती शामिल करवाएंगे क्या? हो सकता है कुछ लोगों का कहना हो कि भाई जबरदस्ती शामिल करवाएंगे क्या? मैं कहता हूं जबरदस्ती शामिल नहीं कराऊंगा, आपको समझाकर शामिल कराऊंगा। आज नहीं समझते कल समझाऊंगा, परसों समझाऊंगा, नरसों समझाऊंगा, अगले महीने समझाऊंगा, अगले साल समझाऊंगा। जब तक नहीं समझते समझाता रहूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक समझाता रहूंगा। साथियों, ठीक है, अगर किसी ने कहा कि नहीं आप कितना भी समझा लो नहीं समझने वाला हूं, तो उसको कहता हूं ठीक है, आप समाज का उद्धार नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप समाज का उद्धार नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन जिसको पैदा किया उसका क्या करेंगे? समाज का उद्धार नहीं करना चाहते कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसको पैदा किया उसका क्या करेंगे? अगर उसका उद्धार कर नहीं सकते तो पैदा काहे के लिए किया? अगर उसकी लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं तो पैदा काहे के लिए किया? पैदा किया तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, अब पैदा किया है तो उसकी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो साथियों, इसलिए कहता हूं कि आपका घर कहां है? आपका घर इसी समाज के अंदर है। आपका बेटा बेटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएगा तो इसी समाज के अंदर में जाएगा ना, कि आपने अलग से आइलैंड पे स्कूल बनवाया है, उसके लिए आइलैंड पे अलग से उसके लिए घर बनवाया है, इसी समाज के अंदर है। और इसी समाज के अंदर है तो मौलिक अधिकार मेरे अकेले के थोड़ी समाप्त हो रहे हैं। अगर शिक्षा से वंचित होने का काम हो रहा है, आज शिक्षा के निजीकरण से, आज नौकरियों के निजीकरण से, आज आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो मेरे अकेले के थोड़ी समाप्त हो रहे हैं भाई। ये सभी मौलिक अधिकार है, जितनी बातें मैंने समझाई ये मेरे अकेले के नहीं समाप्त हो रहे हैं, ये 85% मूल्यवासी बहुजन समाज का समाप्त हो रहा है। इसलिए इस 85% मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को इच्छा हो या ना हो इस लड़ाई में शामिल ही होना पड़ेगा। जितनी जल्दी शामिल होंगे उतना जल्दी काम होगा, जितनी देर से शामिल होंगे उतना देर से होगा। अब जितनी देर से शामिल होंगे उतनी देर में क्या होगा? उतनी देर से जितना बड़ा सत्यानाश होगा। तो कहेंगे ना कि 10 साल पहले किसी ने समझाया था, 10 साल पहले नहीं समझा। जैसे साथियों, जब इस देश के अंदर शिक्षा का निजीकरण, नौकरियों का निजीकरण, पुरानी पेंशन, ये सारी चीजें खत्म की जा रही थी और ईवीएम को लाया गया, तो जब इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे, अपने लोगों को समझा रहे थे, तो हमारे लोग नहीं समझ रहे थे। हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे कि शिक्षा, क्योंकि एलपीजी आई 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब ये आई तभी इसका विरोध भारत के अंदर शुरू हो चुका था और ये वामसेप के लोगों ने शुरू कर दिया था। वामसेप के लोगों ने इस काम को शुरू कर दिया था। मेरे लोगों को समझ नहीं आया, और समझ नहीं आया जब हम लोग निजीकरण के बारे में लोगों को समझाते थे, तो निजीकरण के बारे में जब समझाया करते थे तो साथियों हमारे लोग क्या कहते थे? अरे निजीकरण से तो ये सरकारी टीचर तो 50,000 रुपए महीने सैलरी पा रहे हैं, 10,000, मतलब 10 साल पहले अगर ऐसा था तो ये 50,000 पाते हैं। अगर इतने पैसे में करना होगा ना तो इतने पैसे में 7 टीचर आ जाएंगे, 7-7 हजार रुपए में प्राइवेट में, तो 7 टीचर आ जाएंगे, 7 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हमारे लोग ऐसा कहा करते थे। साथियों, इस देश के अंदर मैं ब्राह्मण इस देश में चाहते हैं कि निजीकरण करने के लिए, और निजीकरण करने के बाद ब्राह्मण इस देश पर वर्चस्व बनाने करने के लिए चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, इस देश में क्या चाहते हैं? हम 85% मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग चाहते हैं इस देश में निजीकरण नहीं, इस देश में सरकारीकरण होना चाहिए। इस देश में सारी चीजों का सरकारीकरण। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, अरे सारा सरकारीकरण करो। रोजगार की कमी है क्या भारत में? या रुपए पैसों की कमी है भारत में? किसी चीज की कमी भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर जितनी समस्या आज आप की तारीख में देख रहे हैं, ये कोई भी समस्या है नहीं, ये सारी समस्या ब्राह्मणों ने पैदा की है। ये सारी समस्या ब्राह्मणों ने पैदा की हुई है। क्यों पैदा की है? अपने फायदे के लिए, इस देश पे शासन करने के लिए पैदा की है। तो साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको अपना सब कुछ लगाना होगा, आपको अपना समय लगाना होगा, अपनी बुद्धि लगानी होगी, अपना हुनर लगाना होगा, अपना श्रम लगाना होगा, अपना पैसा लगाना होगा। आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी। आप सोचेंगे कोई और लड़ेगा, तो कोई और लड़ने वाला नहीं है। आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़नी पड़ेगी और सब कुछ लगाकर लड़नी पड़ेगी। साथियों, इस देश के अंदर शासक और ब्राह्मण क्या कर रहा है? हमारे लोग देवता, हमारे लोग दानी लोग हैं, दानी समाज है ये। और दानी समाज ने क्या किया? दानी समाज ने, ये जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग जब घर से बाहर रहते हैं तो केवल हम ही लोग इस समाज के प्रचारक थोड़ा ही है कि हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण भी अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में जाता रहता है। पुरुष वर्ग जब दोपहर के समय, दिन के समय काम धंधे पर निकल जाता है तो घर में महिलाएं रहती है, और ब्राह्मण घर गांव में घूमते हुए आता है, और गांव में घूमते हुए आने के बाद क्या कहता है? गांव में घूमते हुए आता है, किसी घर में आवाज देता है, अरे बच्चा कोई है?
तो घर में से आवाज किसी महिला की आती है, तो महिला की आवाज सुनने के बाद ब्राह्मण क्या करता है, महिला की आवाज सुनने के बाद ब्राह्मण कुछ देर वेट करता है और फिर उसके बाद कहता है, अरे बच्ची, तुम्हारे घर में तो कलह चल रहा है, तुम्हारे घर में तो शनि का प्रकोप चल रहा है, इसलिए तुम्हारे घर में सुख समृद्धि नहीं है। अगर तुम्हें सुख समृद्धि चाहिए तो इस कलह को समाप्त करना होगा। अब इतना ही बात सुनते ही किसी भी महिला को अगर ये बात सुनाई दे अपने कानों में, तो ये बात सुनते ही तुरंत महिला क्या करेगी, अब पंडित जी के लिए सारी व्यवस्था शुरू। अब गांव में दूध दही ये है, तो पहला नंबर उसको बैठाया और दूध दही खिलाना पिलाना शुरू। और फिर उसके बाद बाबा के पास आके बैठ गई, नीचे जमीन पे बैठ गई और बाबा कुर्सी पर बैठे हुए और बैठ गई। तो फिर उसके बाद, अरे बाबा इसके लिए क्या करना होगा, तो कहता है इसके लिए हवन यज्ञ करना होगा। अब हवन यज्ञ करना होगा तो क्या करना होगा, ये सामग्री लानी होगी। लिख कर थमा दिया पूरा पोथी। और शाम को पति घर लौट के आया। शाम को पति घर लौट के आया तो क्या देखा, तो पत्नी ने कहा, आज एक बाबा जी आए थे और बाबा ने कहा कि हमारे घर में किसी प्रकार का कलह चल रहा है और इसके लिए हवन यज्ञ करने के लिए बोला है, और ये हवन यज्ञ करने के लिए ये सामान लाना है। तो पति क्या कहता, पति कहता है पैसे नहीं है। पति कहता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अरे किसी से उधार मांग लीजिए। अरे कोई उधार भी नहीं दे रहा है, अरे उधार भी नहीं दे रहा, अरे 10% ब्याज पे कर्जा ले लो, 10% ब्याज पे कर्जा ले लो। और ये समाज कर्जा लेने का माहिर समाज है, ये समाज कर्जा लेने का माहिर समाज है, माहिर है साथियों। एक का कर्जा देना है तो दूसरा कर्जा ले लेता है। एक का कर्जा अगर उसने ज्यादा परेशान किया कि मेरा कर्जा वापस करो, तो दूसरे से फिर 10% ब्याज पर दूसरा कर्जा ले लेता है, और दूसरा कर्जा लेकर को उसका कर्जा देता है, और उसके ऊपर कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है। और इतना ही नहीं साथियों, हमारा ये तो जन सामान्य लोग है, हमारे कर्मचारी कर्जे में डूबे हुए हैं। मैं अपने समाज के कर्मचारियों को कह रहा हूं, हमारे कर्मचारी भी कर्जे में डूबे हुए हैं। आज किसी भी कर्मचारी के पास चले जाओ, वो कर्मचारी क्या कहता है, अरे पैसा तो 5 तारीख को सैलरी आई थी, 5 से 10 के बीच में सैलरी आई और 15 तारीख बीता नहीं कि सैलरी खत्म हो गई है, पैसा ये नहीं है, इतना लोन में कट गया, इतना फलाना का देना था, इतना ठिकाना का देना था और खत्म हो गया। तो हमारा जो कर्मचारी 60,000, 70,000, 80,000, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी पाता है, उसका वो भी कर्जे में है, तो जन सामान्य की बातें कहां से करेंगे। तो साथियों, ब्राह्मण क्या करता है, हमारे लोग कर्जा ले करके फिर वो काम शुरू करते हैं, और वो काम शुरू करते हैं तो ब्राह्मण तय तिथि पर घर में आता है, और घर में आने के बाद क्या शुरू करता है, पति पत्नी एक तरफ बैठते हैं, ब्राह्मण एक तरफ बैठता है, और शुरू होता है तो ब्राह्मण कहता है, ओम मिणिंग क्लिंग मिणिंग स्वाहा, ओम मिणिंग क्लिंग मिणिंग स्वाहा। स्वाहा का क्या अर्थ है साथियों, आपको समझाता हूं। हम लोग किसान लोग हैं और गांव में रहते हैं, तो किसानों के फसल अभी सब लोग गेहूं दाकर घर में ले आए। तो साथियों, जब गेहूं की फसल अप्रैल मई में पक के एकदम पूरी तैयार हो जाती है अप्रैल में, तो उस समय गेहूं के खेत में से बिजली के खंभे गए होते हैं। बिजली के खंभे गए होते हैं, कभी कभी किसी किसी के खेत में तो बिजली के पूरे जो है कि ट्रांसफार्मर ही लगे हुए हैं। तो साथियों, बिजली के खंभे से चिंगारी निकलती है, और वो स्पार्किंग होने के बाद जो चिंगारी निकलती है, और वो चिंगारी निकलकर गेहूं के खेत में गिर जाती है, और देखते ही देखते फसल जल के राख हो जाती है। जब जल के राख हो जाती है तो गांव भर के लोग क्या कहते हैं, फलाना का फसल ने जल के स्वाहा हो गया, उसका सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया सब। तो ब्राह्मण क्या कहता है, ओ मिणिंग क्लिंग मिणिंग स्वाहा, तुम्हारा सत्यानाश हो गया, तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो गया, ला जजमान 1,000 रुपए। तुम्हारा सत्यानाश हो गया, तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो गया, ला जजमान 1,000 रुपए। अब सत्यानाश कैसे हो गया, तो साथियों, सत्यानाश इस प्रकार से हो गया कि जब आपने कर्जा लेकर करवाया है तो कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा था, तो हो गया सत्यानाश ना। अब सत्यानाश हो गया, और सत्यानाश होने के बाद अब पंडित जी कहते 1,001 रुपए लाओ, तो हमारा क्या आदमी क्या कहता है, अरे पंडित जी 1,001 रुपए नहीं, ये 1,101 रुपए ले जाइए, और ये जो आपने फल मंगाया था ये भी ले जाइए, ये मिठाई मंगाया था ये भी ले जाइए, ये जो दूध दही है ये भी ले जाइए। अरे हमारे लोगों को तो पंजीरी और चरणामृत से ही काम चल जाएगा। गेहूं, नून, तेल, मसाला सब कुछ ले लेता है, और गठरी बच जाने के बाद फिर क्या कहता है, ब्राह्मण कहता है ये गठरी बहुत बड़ी हो गई है, इसे मैं ले नहीं जा पाऊंगा, तो ये क्या करो, अरे बच्चों को कह दो कि घर तक पहुंचा दे। तो घर में पहले साइकिल थी, साइकिल से पहुंचाने जाते थे, अभी मोटरसाइकिल हो गई है, तो 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे लाते हैं और बावन के घर पहुंचा देते हैं। और जब ब्राह्मण के घर में पहुंच जाता है तो ब्राह्मण उसको खाता है, और खा करके फिर क्या होता है, खा करके फिर चर्बीदार बन जाता है, खाकर चर्बीदार बन जाता है, और चर्बीदार बनने के बाद क्या करता है, चर्बीदार बनने के बाद फिर हमारे खिलाफ साजिश करता है, क्योंकि वो हमारी बराबरी कर नहीं सकता है, इसलिए ब्राह्मण हमारे खिलाफ साजिश करता है, षड्यंत्र करता है। तो क्या साजिश करता है, अच्छा फलनवा नौकरी कर रहा है, इसलिए इसका बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, इसका एक बेटा जो है कि इलाहाबाद में IAS की तैयारी कर रहा है, और इसकी बेटी इंजीनियरिंग करने के लिए कोटा गई है, वो कोटा में है, ये इसकी सैलरी आती है, इस वजह से ऐसा है, इसको कैसे भी सस्पेंड कराओ, इसको टर्मिनेशन कराओ।
हमारा खा करके फिर हमारे खिलाफ साजिश करता है कि ये सैलरी पा रहा है इसलिए इसका बेटा बेटी दूसरे राज्य में या दूसरे जो है कि जिले में पढ़ रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका टर्मिनेशन कराओ। और इसका बेटा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, वापस गांव आए ना, तो गांव वापस आने पर गांव वालों में झगड़ा लगाओ और इसको फर्जी मुकदमे में फंसाओ, वापस दोबारा आईएएस की तैयारी करने नहीं जाना चाहिए। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं साथियों, ये उदाहरण है हमारे सामने, बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने देखे हैं। तो साथियों, हमारा खा करके फिर हमारे खिलाफ साजिश करता है, हमारा सत्यानाश करवाता है, और हम अपना सत्यानाश कराने के लिए सब कुछ दे देते हैं। तो हम अपनी लड़ाई के लिए क्यों नहीं देंगे? हमें तो अपनी लड़ाई के लिए देना पड़ेगा ना, अपनी लड़ाई के लिए लगाना पड़ेगा, और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 5 हम लोग चला रहे हैं, इस परिवर्तन यात्रा जो चला रही है, यात्रा कैसे चल रही है? ये यात्रा आप लोगों के सहयोग से चल रही है। ये यात्रा ब्राह्मण बनियों के पैसे से नहीं चल रही है, ये यात्रा आपके सहयोग से चल रही है। आप लोग अपना जो है सहयोग देते हैं, और उस सहयोग से इतना बड़ा सारा काम हम गांव-गांव में जाकर के, अगर हम अपना घर बार छोड़ करके 24 घंटे इस काम को कर रहे हैं, तो किसके बल पर कर रहे हैं? ये सारा का सारा हमारा बंदोबस्त कौन करता है? हमें रात को खाना खाना है, दिन का खाना खाना है, रात में सोना है, किसी के घर में भी हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को इस लड़ाई में जो भी ब्राह्मणों को आप लोग आज तक अपना सत्यानाश कराने के लिए देते रहे, तो आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना जो भी सहयोग हो सकता है, कि यहां पर बैठे हुए जो भी साथी 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी सहयोग देना चाहते हैं कि इस यात्रा के लिए हमारा सहयोग है, ये यात्रा लगातार कंटिन्यू चलनी चाहिए। ये लगातार यात्रा साथियों, अभी हम लोग राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ के माध्यम से, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार के माध्यम से, ऐसी तमाम यात्राएं चला रहे हैं। एक दो यात्रा नहीं। आप लोग सोचेंगे कि यार ये एक आदमी के चलने से ही कितनी बड़ी परिवर्तन आप लोग देश में करेंगे 2024 में। साथियों, एक दो नहीं चला रहे हैं, 10-10 यात्राएं चला रहे हैं एक साथ। एक इधर से जा रहा है, दूसरा आएगा, दूसरा हो सकता है जल्द ही आपको इस जून महीने में ही 7-8 जून को आजमगढ़ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बड़ी यात्रा आएगी। तो साथियों, ये लगातार इस प्रकार से चल रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से इस आंदोलनों को चलाने के लिए आप लोगों को अपना साथ सहयोग करना होगा। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 200, 500 अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आकर के भेंट कर सकते हैं। तो जो भी साथी देना चाहते हैं कि ये आंदोलन लगातार हम लोग चला सके, तो इसके लिए आप लोगों को यह सहयोग करना चाहिए। तो आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।